हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने बायोडाइवर्सिटी टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी से लिंक्ड है ये टॉपिक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे भी क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्रोकोडाइल या कुछ ऐसी स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो अब नहीं है आपके पास देखने के लिए। अगर हम टाइगर या लॉयन या चीता की भी बात करें तो अब वो भी प्रजातियां धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं हमारे इंडिया से या हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो ऐसी प्रजातियां जो हमारे इंडिया से या हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी उस स्पेसीज़ को, उन एनिमल्स को देख सके। लाइक अगर हम बात करें क्रोकोडाइल वगैरह, पहले आज से 40-50 साल पहले अवेलेबल होते थे। इवन आप इस गंगा रिवर वगैरह में भी आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलते थे, बट धीरे धीरे करके ये प्रजातियां विलुप्त होती गई। अब ना लॉयन, चीता, टाइगर, ये भी अगर आप बात किया जाए तो सिर्फ आपके नेशनल पार्क या सीधे बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा होता है कि हम जहाँ पर भी ये प्रॉपर स्पीसीज़, ऐसी इंडेंजर्ड या क्रिटिकल स्पीसीज़ जहाँ पर भी रहती हैं, हम उस एरिया को प्रोटेक्ट करके चलें या उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर बनाएं, जिसकी वजह से वो प्रजातियाँ आगे और भी ज़्यादा डेवलप हों, वो ख़त्म ना हो जाए। तो उसके लिए हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ व्हाट? द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी भी प्लेस को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम किस केस में बोलेंगे और कौन डिसाइड करेगा कि वो एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफ एरिया वॉज थॉट टू बी अ एडिकेट इकोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। यानी वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम बोल रहे हैं, उसका अपना एक नेचुरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। उसके अंदर जो भी एक वैरायटी ऑफ स्पेसीज़ या एनिमल मिल रहे हैं वो होने चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर अ सेंचुरी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं काम आता है, तो सर्टेन कंडीशंस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिक्रूट करता है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ओनली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पर आप इस तरीके से चेक करेंगे। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में टोटल 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी प्रेजेंट हैं। ये आपका डेटा चेंज भी हो सकता है, फिलहाल ये 2019 का डेटा है और अभी 2020 अगस्त तक भी 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एडिशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर अ नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशंस। बट जो अगर आपका नेशनल पार्क जो होता है वो आपका ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो जो नेशनल पार्क होता है इसको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, यानी नेशनल पार्क में आपका कोई भी मतलब एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। जबकि जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर आप नॉर्मली जाकर घूम सकते हैं, एज अ टूरिस्ट प्लेस पे आप बहुत जगहों पे देखोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका आने जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर्टेन एक्टिविटी विच आर रेगुलेटेड इन अ सेंचुरी सच एज ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक आर प्रोविडेड इन अ नेशनल पार्क। यानी जो आप कुछ एक्टिविटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कर सकते हैं, लाइक वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनकी थोड़ा एग्रीकल्चर या जो उनकी फिशिंग होती है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क जो कि पर्टिकुलर स्पेसीज़ के लिए प्रॉपर रिजर्व करके रखा गया है, उसके अंदर ह्यूमन बींग का जाना रिस्ट्रिक्टेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किसी पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हमारा चीता है, चीता हमारा पर्टिकुलर उसी एरिया में पाया जाता है तो हम उसके लिए उसके आसपास के एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल देंगे। लेकिन नेशनल पार्क का प्राइमरी फोकस एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे ना होकर एक प्रॉपर एरिया पर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका नेशनल पार्क होता है वहाँ पर लाइव एक्टिविटीज़ करना के लिए बैन किया गया है।
अब हमारा बात आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है इसका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन का मतलब है कि आप वहाँ पर इंसान जा सकते हैं, वहाँ पे फिशिंग एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पर प्रोटेक्शन कम होता है। उसके बाद से आता है बफर जोन। बफर जोन आपका जो बेसिकली होता है कि वो आपका एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की ह्यूमन बींग जा सकते हैं, लाइक ऑफिसर्स एंड जिनको परमिशंस दी गई है वो जा सकते हैं। उसके बाद आता है कोर जोन। कोर जोन को बिल्कुल अनडिस्टर्ब करके रखा जाता है। ये स्पेशली प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहता है कि जहाँ पर कोई भी विजिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्पेसीज एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। The core zone should be kept absolutely undisturbed. It must contain suitable habitat for a numerous plant and animal species, including high-order predators, and may contain center of endism. The core zone is to be kept free from all human. यानी core zone में आपका कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन का जाना अलाउ नहीं होता है। बफर जोन की बात करते हैं तो बफर जोन इज सराउंडेड कोर जोन। दीज यूजेस एंड एक्टिविटी इंक्लूड रिस्टोरेशन, डेमोस्ट्रेशन साइट्स फॉर एनहेंसिंग वैल्यू एडिशन टू द रिसोर्सेज, लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म, फिशिंग एंड ग्रेजिंग विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन कोर जोन। ह्यूमन एक्टिविटी आर लाइकली टू बी परमिटेड। अगर आप नॉर्मली टाइगर रिजर्व या नॉर्मल कहीं भी ऐसे संजय गांधी नेशनल दुबे पार्क पे जाओ या टाइगर रिजर्व पार्क में जाओ तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर आप जाकर ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आप जीप नहीं चला सकते हैं। उसके लिए फिर हमारा बफर जोन एरिया बनाया गया रहता है, क्योंकि उस बफर जोन एरिया में ही आप मतलब अगर आपको लॉयन देखना है या चीता देखना है तो आप जा सकते हैं। जो लॉयन होते हैं वो नॉर्मली कोर जोन से बफर जोन में निकल कर आते हैं, ताकि आपका मतलब उन्हें फूड या वाटर के लिए वो बाहर निकल कर आते हैं। तो लेकिन आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपकी बफर जोन तक ही लिमिटेड होती है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। द ट्रांजिशन जोन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज यूजुअली नॉट लिमिटेड वन एंड इज अ जोन ऑफ कोऑपरेशन वेयर कंजर्वेशन नॉलेज एंड मैनेज्ड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ जो ट्रांजिशन जोन होता है इसी के थ्रू आप कोर जोन और बफर जोन को मैनेज करते हो। यहाँ पर ही आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका बन सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को किस कैटेगरीज में डाला गया है। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। किस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैटेगरी में डालेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली 2 कंडीशन आती है। फर्स्ट आती है स्पीसीज एंडेमिज्म, यानी इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ अ वेस्कुलर प्लांट एज अ एंडेमिक। यानी कोई भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तभी बन सकता है या तो वो वर्ल्ड्स का टोटल 0.5% या उससे लेस स्पेसीज़ को रखता हो, या मिनिमम 1500 स्पेसीज़ को वहाँ पर रखता हो, तभी हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। सेकंड कंडीशन आता है डिग्री ऑफ थ्रेट। इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। यानी जो आपका जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट है उसका 70% लॉस कर गया रहेगा, तभी हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। यानी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड केस में आएगा आपका। अगर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो देयर आर ओनली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया: ईस्टर्न हिमालय, इंडो-बर्मा, द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड सुंदरलैंड। ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पर 163 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पेसीज पाई जाती है। हाईली एंडेमिक प्लांट स्पेसीज यहाँ पर मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हिमालयन क्वेल, चीयर फ्रिजेंट, वेस्टर्न ट्रोगोपैन। अब इंडो बर्मन की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल एशिया के अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर फीट में स्प्रेड है। यहाँ पर लीफ टियर, एनामाइट, स्ट्रिप्ड रैपिड मिलते हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका की बात करते हैं तो इसको हम सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। यहाँ पर एशियन एलिफेंट, नीलगिरी तार, इंडियन टाइगर, लॉयन टेल्ड मिलते हैं। गवर्नमेंट ने एक्चुअली 2 कमेटी भी सेटअप की हुई थी, गोडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी, जो आपके स्पेशली वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका सुंदरलैंड, जो आपका निकोबार आइलैंड के पास माना जाता है। तो ये आपके इंडिया में हमारे बेसिकली 4 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल इंडिया में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंडिया हैज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, आउट ऑफ देम 10 आर यूनेस्को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जाता है। सिंपल से क्वेश्चन होगा कि नंदा देवी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी लोकेशन कहाँ है, तो उत्तराखंड है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लाइक नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तीनों के ही बीच के कॉमन एरिया में बनता है। यानी एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ आपका केरला है, एक तरफ कर्नाटका है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व
है वो आपका तीनों ही स्टेट को कवर करता है। नेक्स्ट आता है सुंदरबन। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व की क्या क्या क्राइटेरिया हैं और इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, या आपसे मैच द फॉलोइंग करने को आ सकता है। नोरके आपका बात करें तो मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अचनाकमार छत्तीसगढ़ में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, अगस्तमाला आपका केरला एंड तमिलनाडु में है। ये हमारे कुछ एनुअल एनवायरनमेंट इवेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 2 फेब आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, 21 मार्च आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड द ट्री है, 22 मार्च इज़ द वर्ल्ड वॉच डे है, 22 अप्रैल आपका अर्थ डे है, 22 मई आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, 5 जून इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, 16 September is International Day for the Preservation of Ozone Layer, 16th October is a World Food Day, 6th November is International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict। तो ये सारे इन्वायरमेंट इवेंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपकी ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, 1 2 3 स्टेटमेंट्स में आपके एक स्टेटमेंट को डाल देगा। तो आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।